हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम हिंदी क्लास 12th का जो सप्रसंग व्याख्या वाला जो प्रश्न आता है वो 8 मार्क्स का आता है, क्योंकि आपका 4 मार्क्स का दिया जाता है आपको आपका गद्य से, और आपका 4 मार्क्स दिया जाता है पद खंड से। यानी आपका गद्य खंड वाला जो आपका आज सेशन है वो आपका हम समाप्त कर देंगे। यानी कि कुल आपका सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो 2 ही क्लास हम लेंगे। उसमें ऐसे आपका आज पहला वाला जो आज है जिसमें हम गद्य खंड का पूरा समाप्त कर देंगे, एक और क्लास लेंगे जिसमें आपका पद खंड का पूरा समाप्त कर देंगे। और निश्चित रहिए इसमें से आज जो बताने वाले हैं उसी में से आपका सप्रसंग व्याख्या आपके एग्जाम में आने वाला है गद्य खंड का, और एक और क्लास लेकर जिसमें पद खंड का पूरा पूरा क्लियर कर देंगे। आप अलग से एक भी चीज़ मत पढ़िए सप्रसंग व्याख्या का। आज हम जितना बताने वाले हैं सिर्फ वही में से आपको आ जाएगा, निश्चित रहिए आप आ ही जाएगा। चलिए क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं इसी तरह से सप्रसंग व्याख्या को। इससे आपको पूरा रिवीजन भी होता चलेगा और कोशिश करेंगे कि आप इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी बता सकें। चलिए क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है, तो धीरे धीरे समझता चलिए एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो क्या कर रहा है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहली चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, इतना मालूम है समझ लीजिएगा। पर जो 4 मार्क्स होता है मगर 2 मार्क्स आपका ऐसे ही फिक्स हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। कोई भी लाइन हो तो सबसे पहले आपको लिखना है कि उपयुक्त पंक्ति इस चैप्टर से लिया गया है जिसके राइटर ये है, या इस प्रकार से आपको लिखना ही है। जैसे हम आपको लिखे हुए कुछ अलग तरीके से लिखे हुए, लेकिन आपको लिखना है कि उपयुक्त पंक्ति जैसे हम लिखे हुए हैं। प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बालकृष्ण शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यानी कि लिया गया है, आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई आपका हार्ड वर्ड का यूज नहीं करनी है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे लिखना है कि जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, भाषा या अभिव्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण या दोष की पहचान होती है। ठीक है, बोलने पर ही व्यक्ति की परछाई या बुराई का पता चलता है। बोलने पर, यानी जब कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा है। यानी कि जब बिना बोलने आप पकड़ ही नहीं सकते वो व्यक्ति कैसा है। यानी कि आपका जो वाक शक्ति है, जो बोलने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसमें बात होता है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। नहीं कि इससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको सप्रसंग व्याख्या का मतलब यही है कि उसका थोड़ा सा व्याख्या कर देनी है, उससे रिलेटेड कुछ आपको लिख देनी है। जब भी आपको लाइन दिखे आप उस लाइन के बाद थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो सारा सारा उसमें डाल दीजिए, ताकि तभी आपका 4 मार्क्स 2 का एग्जामिनर आपको देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा वो। नहीं तो फिर वो बहुत कंजूसी करने लगेगा। इस प्रकार व्यक्ति का मापदंड उसकी भाषा होती है, यानी जब तक वो बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता ही नहीं है। तो ये कहाँ से लिया गया था, तो बालकृष्ण भट्ट वाला चैप्टर जो है बातचीत, जो कि एक निबंध है। क्या है वो, तो वो एक निबंध है, तो वहाँ से लिया गया था। अब उम्मीद है आप ये प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसे बहुत ही झकास तरीके से बना देंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका क्लियर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न को चलते हैं। दूसरा प्रश्न, और आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा है, नर नारी पूर्ण रूप से समान है। ये जो आपका चैप्टर याद आ गया होगा ना, ये चैप्टर अर्धनारीश्वर वाला, वही राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय के, तो ये वही चैप्टर से लिया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। ज़्यादातर आपका चांस है कि अर्धनारीश्वर पाठ से आता ही आता है। चलिए इसको भी समझते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। इसका सप्रसंग व्याख्या करते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है या फिर अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ठीक है, वो अर्धनारीश्वर पता ही, वो आपका निबंध है जिसमें कि नर और नारी के बीच समानता दिखाया गया है कि नर नारी जो है समान है। कोई चला नहीं है, वैसा नहीं कि पुरुष बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और नारी कम, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें लेखक ने स्त्री पुरुष की समानता का चित्रण किया है, स्त्री और पुरुष के दोनों को बराबर बराबर बताया गया है इसमें। ठीक है, सामान्यतः नारी को लोग कमज़ोर, कामुक, डरपोक, हम मायावी समझते हैं। लोग क्या करते हैं नारी को क्या करते हैं कि कमज़ोर समझते हैं, अरे कमज़ोर है तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। कामुक यानी कि सिर्फ काम वासना की पूर्ति वाला है, और दूसरा डरपोक यानी कि डरा हुआ रहता है, कुछ काम हो नहीं सकता, इसको शेर देखते ही डर जाएगा। शेर देख तो कोई भी डर सकता है ना, जरूरी पड़ा। आगे देखें तो जितने पुरुषों से ज़्यादा ही इससे लड़की आजकल नाम कर रही है। बहुत सारे फिल्में आप देखेंगे तो आजकल तो लड़के पीछे हट गए हैं, अगर लड़कियों की तुलना की बात करें तो मायावी समझते हैं। परंतु नारी क्या है, परंतु नारी तो दया, ममता, शील, गुण, कोमलता, प्रेम की प्रतिभूति होती है।
आप देख सकते हैं जो अगर नारियों की तुलना में अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष बहुत ज़्यादा कठोर होता है, वो सिर्फ युद्ध करना ही जानता है। जैसे आपका इसका आपका साफ साफ उदाहरण है महाभारत है। अगर वही महाभारत का जो संधि दुर्योधन और कृष्ण की भी ना हुई होती और कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत हद तक संभव था कि महाभारत नहीं मचता। ये हमारे रामधारी सिंह बोलते हैं। और इसी चैप्टर में आपका 48वें चैप्टर में ही कहे हुए है क्योंकि जो पुरुष होता है वो कठोर होता है, वो सब भगत सिंह के सब फॉलोअर होते हैं, यानी कि सब यानी मार देंगे तुमको ऐसे वाला सब होते हैं। उसका गुण यदि क्रूर कठोर पुरुष में आ जाए, यानी कि जो नारियों का गुण है, जो क्रूर कठोर जो पुरुष है, बिना बात समझने वाले जो पुरुष है, उसमें अगर थोड़ा सा गुण आ जाता है तो उनकी मर्यादा ही नहीं होती। वैसा नहीं है कि उनका जो उनका बट्टा लग जाता है, वो समझ लेता है पुरुष है तो थोड़ा सा यहाँ भाग कट जाता है स्त्री को, ऐसा नहीं, वो यहाँ भागा तो उसका और अभी थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि उसको और महान हो जाता है पुरुष। और मर्यादा ही नहीं थी बल्कि वो और महान हो जाता है। लेकिन बहुत सारे सोचते हैं कि पुरुष सोचते हैं कि हम स्त्री गुण नहीं लेंगे और स्त्री सोचते हैं पुरुष का गुण नहीं लेंगे। इसी कारण से मतभेद तो होता ही रहता है। इससे वह पूर्ण मानव बन सकता है, पूर्ण मानव बन सकता है। यानी जब उसका पुरुष है और उसका स्त्री गुण है तो बहुत अच्छी बात है, स्त्री है उसका पुरुष गुण है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अतः नारी को उपेक्षित नहीं अपेक्षित होना चाहिए, यानी कि उसे सब चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन सभी का समाज का डर है, सभी सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेगा। आप जितना श्रेष्ठ हो जाएंगे वो उतना काफ़ी होगा। ठीक है, आप उम्मीद है आपका दूसरा प्रश्न नर नारी पूर्ण रूप से समान है, इसका भी व्याख्या आएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, और सभी आपको एक एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इतना आप जितना दे रहे हैं ना उतना सिर्फ आपको कितना दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 14 या 15 होगा, उतना सिर्फ क्लियर कर लीजिए तो समझ लीजिएगा बस 4 मार्क्स आपका मुट्ठी में, आप मुट्ठी में बंद करके दबा देंगे, सब आ जाएगा सीधे मार्कशीट पर। देखिए, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत क्या मस्त लाइन है, बहुत एक कहाँ से लिया गया है तो बात करें तो ये उसने कहा था चैप्टर है, जो युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, और एक तरह से बात करें तो वो प्रेम पर बलिदान और युद्ध की कहानी तो ये हो गया। और एक तरह से जो वादा निभाता है, जो बहुत 2-3 तरह की ये कहानी मानी जाती है। तो और वो अब घर जा तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था ये मैंने कर दिया। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ सकता है, इसलिए लिखना कैसे है, शुरुआत करना है उपयुक्त पंक्ति आपका जो ये उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो लेखक है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने लहाना सिंह और सूबेदारनी के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण किया है। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की हिफाजत की बात कही थी। जो सूबेदारनी कौन थी, सूबेदारनी वही आपका जो 8 साल की लड़की थी जो कि टांगे के नीचे आने से लहाना सिंह को बचाता है, तो वही लड़की थी। और उसे जो बार बार लहाना सिंह यही पूछता था बचपन के, क्या तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी कुर्बानी हो गई, इसी तरह पूछता था। और लड़की धत करके भाग जाती थी, क्योंकि किसी भी लड़की से आप पूछोगे कि तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी शादी हो गई, तो वो क्या शर्मा जाएगी, वो अपन धत तो कहेगी। ऐसा तो इतना नियम है, तो न्यूटन का चौथा लॉ आप समझ सकते हैं इसका, ये कहेगी, ऐसा नियम है, ऐसा कहेगी, इसलिए तो लहाना सिंह वैसे करता था, वो हमें धत करके भाग जाती है। और इसे एक बार बार यही सवाल पूछते पूछते एक बार लड़की गुस्सा आया था, वो कहती हाँ हो गई। लहाना सिंह पूछता कब, तो कहता है अरे कल देखते नहीं, ये रेशम से फूल वाला सालू या रेशम से कटा हुआ सालू। लहाना सिंह बौखला आता है, अरे ये कैसे हो गया, क्या कर दिया यार, कैसे हो गया सकता है शादी, हम तो प्यार करते हैं, बहुत सारा बौखला आता है। उसके बाद क्या आता है, और उसका जब घर के लिए जब रवाना होता है, जब निकलता है तो क्या करता है, एक लड़का को मोड़ी में ढकेल लेता है, जाओ तो मोड़ी में ऐश करो, मोड़ी में ढकेल लेता है। जो खोमचे वाला होता है उसको खोमचे भी कर देता है। और जो एक गोभी वाले जो होते हैं, जो सब्जी वब्जी बेच रहे होते हैं, उसमें दूध ले लेता है। और इतना यही नहीं आपका, एक कुत्ते को उठाता है, दे देना, एक कुत्ते को पत्थर मार देता है। और जो वैष्णवी होती है, जो कि पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उससे टकरा जाता है। और उस वैष्णवी जो होती है वो कहते हैं अरे अंधा दिखाई नहीं देता क्या है ना, उससे अंधा भी उपाधि भी मिल जाता है। यानी कि ऐसा वैसा करते करते क्या करता है, तब वो घर पहुँचता है। और वही लड़का कुछ दिन में वो सब कुछ भूल कर, पूरा बचपन की बातें भूल कर युद्ध में चला जाता है। अंग्रेजों की तरफ से वो कहा जाता है फ्रांस से लड़ने के लिए चला जाता है। तो ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। लहाना सिंह युद्ध काल में अपनी जान पर खेलकर उसके पुत्र और पति की रक्षा करता है, यानी कि जो प्रेम पर वो लास्ट में बलिदान कर देता है, यानी कि अपनी जान पर अपने उसका जान भी लहाना सिंह के राष्ट्र में चली जाती है, सिर्फ अपने वचन को निभाते निभाते। क्योंकि जो सूबेदारनी होती है उसका पिता, सूबेदारनी के पिता नहीं, सूबेदारनी का जो पति और उसका बेटे को रक्षा करते करते लास्ट में जान भी गंवा बैठता है। तो ये प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, युद्ध की भी कहानी है, और आपका सच्चे प्रेम के भी कहे तो ये भी कहानी हो सकती है। देखिए उसने इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, बहुत मस्त फिल्म है, हर लेक्चर में उसका हम आपका जिक्र करते हैं, क्योंकि इस फिल्म का अभी समय नहीं, आप नहीं देखिएगा, अपने गलत हिंट दे दी हमने। उसने अपना धर्म निर्वाह कर लिया है,
कर लिया। लहना सिंह बेहोशी की दशा में यही मनोवेदना व्यक्त करता है। वो कहता है कि वो ज़रा पानी पिला दे, इस प्रकार से वो बोलता है, क्योंकि वह मृत्यु है ना, उस पर सामने दृश्य जो होता है वो चल रहा होता है उसके सामने दृश्य, क्योंकि जहाँ तक उसी से आपका ये स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य की जब मृत्यु सामने होती है तो जो फ्लैशबैक की तरह जो पूरा जीवन जो उसने किया होता है ना, उसके सामने आके एक एक चीज़ें घटता चला जाता है। ठीक है, आप ये 30वां नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए तो देर किस बात के, आगे बढ़ते हैं, टाइम तो क्यों गवाए। आए देखिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। कोई दुर्घट बात नहीं है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, जो भीतर की जो मन है ना, वो प्रतिक्षण हर क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। कभी ये कहेगा कि अरे चलो मोबाइल देख लेते हैं, कोई शॉर्ट देख लेते हैं, कोई ये फिल्म देख लेते हैं, अरे नया वीडियो आ चुका है, इस प्रकार से कभी भावना देते, कभी तो नहीं यार, बहुत मतलब हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे रिजल्ट खराब आ जाएगा। तो हर तरह से वो मनोवेदना व्यक्त करती है कि कभी कहेगा कि यार घूमने चल जाते हैं, किसी दोस्त से फ़ोन से बात कर लेते हैं, कभी कहता है यार हमारे गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। इस तरह से वो हमेशा कुछ ना कुछ राय देता ही रहता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिशत नए रंग दिखाई करती है, कोई ये दुर्घट बात नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है और ये कहाँ से लिया गया है, सबसे पहला लाइन चलिए बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत पंक्ति या फिर उपयुक्त पंक्ति इस प्रकार से आप लिखेंगे, अपने तरीका से इसको शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने तरीका से किए हुए, तो इसमें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से उद्धृत है, बातचीत शीर्षक पाठ से, जिसमें लेखक ने आत्मलाप और भीतरी मनोवृत्ति को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। भीतरी मनोवृत्ति को, जो भीतर की मनोवृत्ति का व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से व्यक्ति मनोवांछित दृश्य या भाव का आनंद ले सकता है, बहुत अच्छा तरीक़ा से। यह संसार तो छल प्रपंच से भरा हुआ, किससे? छल प्रपंच से, जहाँ आप कहीं भी जाएँगे तो बिना घूस लिए आपका काम ही नहीं बनेगा। आपका इतना करप्ट हो चुकी है ना आज का जो समाज, आज का जो कल्चर है, बहुत करप्ट। हम इस छल प्रपंच को आत्मचिंतन के माध्यम से समझ सकते हैं, इससे ऊपर उठ सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये बातचीत चैप्टर भी बहुत ख़ास है, और इससे ज़्यादा तो समरी भी देखा गया है। समरी आता है, उसने कहा था समरी आता है, तो सब पूरा करवा दिए हुए हैं। पूरा आपका वन शॉट आपको क्लास नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर के कर सकते हैं आप। 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार लता अपने वृक्ष को देखती है। प्रत्येक पत्नी जो होती है वो अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार लता जो होती है वह वृक्ष को देखती है। प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, और जिसमें लेखक ने नारी के पराधीन जीवन चरित्र को उद्घाटित किया है। जिस प्रकार लता वृक्ष का गुलाम होती है, यानी जिस प्रकार जो लता जो होती है वह वृक्ष का गुलाम होती है, उसी प्रकार जो पत्नी होती है वो पति का गुलाम होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज तक देखा जाएगा तो लड़कियां ने तो लड़कों को जीना हराम कर रखा है, या फिर जो स्त्रियां होती है वो पुरुष का जीना हराम कर रखी है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया पहले का, बहुत पहले का लिखा हुआ है, जब बहुत पागल हो चुके थे रामधारी सिंह दिनकर, उसी के लिए वह आगे बढ़ती है। उसी के यानी कि जो स्त्री होती है वो पुरुष के जरिए यानी समझती है कि वही मेरा पेड़ है, उस पर हम लतर के आगे बढ़ेंगे, वही उसके जीवन का सहारा होता है। इस दृष्टि के आधार पर नारी को पंगु बना दिया गया है, कोई काम करने का दुश्मन अनाज का पंगु बना दिया गया है उसको। ठीक है, और ये 5वां प्रश्न था कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता जो होती है वो अपने वृक्ष को देखती है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहली बात आपका एक्सप्लेनेशन, हम ऐसे चिंता मत कीजिए, हम हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में ही बताएंगे। हिंदी इंग्लिश हमारा फेवरेट विषय है, तो चिंता क्यों करते हैं आप, वो तो फिक्स है। आप हमसे अगर पढ़ाई किए हैं आप पूरे साल, तो चिंता मत कीजिए, आपको 95+ आप रखा हुआ है, 95 हिंदी और 95 इंग्लिश में, ये तो फिक्स है आपका। क्योंकि हम ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में पूरा जोर देते हैं, जितना हो सके आपका, जितना आप कर सके आपके लिए उतना तो करते ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पूर्ण है। जिस पुरुष में नारी का एक भी गुण नहीं है बेकार है वो पुरुष। यानी इस प्रकार से भगत सिंह बोले थे ना, वो जवानी क्या जो जिसकी कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जो देश के लिए बलिदान ना कर सके, वही बात। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं क्या है, अपूर्ण है। तो प्रस्तुत गद्यांश या उपयुक्त पंक्ति, प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने पुरुषों के जीवन में नारी के महत्व को स्पष्ट किया कि पुरुषों के जीवन में नारियों का कितना महत्व है ना, वो स्पष्ट किया है इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है कि स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा होता है। नारी के बिना जो कहता है पुरुष बहुत अधूरा, तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। यानी कि जब दो लोग नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा। यानी कि शक्ति के बिना
जो शक्ति, इस पर अगर वो आप एग्जाम्पल की बात करें तो वो शिव व पार्वती जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि अगर शिव भी शक्ति के बिना 100 के समान होते हैं, लाश होते हैं आराम से, बिना शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी जिस पर वही बात होगी ना, अगर शरीर के बिना प्राण न हो तो वही बात हो गई। शक्ति के बिना शिव भी सबके ही समान होते हैं। पुरुष के कठोरपन को नारी अपनी कोमलता से सुंदर और सुखमय बनाती है, यानी पुरुष क्या करता है, थका रहा है, कठोर है, तो वो नारी अपनी मीठी मीठी बातों से क्या है, मन बनाती है, उसे खुश करती है। प्रेम क्या है कि प्रेम, दया, ममता आदि नारीयोचित गुण है। इससे क्या है, कोई ऐसा नहीं पुरुष को बहुत प्रेम है उसके बाद दया आ रही है, ममता, ऐसा नहीं वो बेकार हो गया उसको, और भगवान के टाइप हो गया, भगवान टाइप का आदमी हो गया, यानी कि उसमें दोनों गुण, पुरुष का तो सारा गुण है ही, कुछ स्त्री का भी गुण है, तो और व्यक्ति महान हो गया, वो महान आत्मा हो गया वो, जैसे महात्मा लेखन। नारीयोचित गुण के आधार पर ही पुरुष महान बन पाता है। ठीक है, तो पूरा भी ये समझ गए कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। देख सकते हैं अर्धनारीश्वर पाठ से कितना लिए हुए है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट तो है, बात तो है कुछ अर्धनारीश्वर पाठ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आदर्श अर्थात में ही नहीं है, यानी कहीं आदमी अर्थात में जीता ही नहीं रचता भी है, रचना नहीं रचता होगा, रचता भी है। तो क्या है कि आदमी जो है यथार्थ में जीता ही नहीं रचता भी है। कहाँ से लिया गया है, बात करें कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जो डायरी है ना, वो हंसते हुए मेरा अकेलापन, वही से लिया गया है। और बहुत मस्त लाइन है, चलिए इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे लिखना है। अगर मान लीजिए एक लाइन आएगा आपका एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, तो लिखना है प्रस्तुत विचारखंड मल्यज लिखित, माने मल्यज के द्वारा लिखित 10 मई 78 की डायरी से उद्धृत है, यानी कि इस डायरी से ये लिया गया है। सबसे पहली बात, लिया गया है कौन से चैप्टर से, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको अगर व्याख्या बनानी है तो। और ये फिक्स है, जो चीज़ फिक्स है वो छोड़ना क्यों, ये तो फिक्स है कि व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फिक्स है आपका 100% फिक्स है, हर साल आता है। सॉरी का इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया, ये आएगा, समरी आता है, ये सब तो आए भी करता है आपका, फिक्स है, ये सब आता है। जैसे आपका जो आपका पत्र लेखन होता है ये आएगा, आपका गद्यांश होता है, ये सब तो आए भी करता है आपका, जिसमें लेखक ने जीवन अर्थात को स्पष्ट किया गया है। जीवन के बारे में ज़्यादातर इस डायरी में लिखा गया, हर व्यक्ति अपने जीवन के अर्थात का निर्माता होता है, यानी वो जीवन का खुद ही मूलभूत इकाई होता है, खुद ही उसके जीवन, व्यक्ति खुद अपना जीवन नहीं बदलना चाहे तो सारा पूरा संसार में चाहे तो उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदल सकता। सिर्फ वही अर्थात में जीता ही नहीं, उसे बनाता भी है, उसका रचता भी है, उसका निर्माण भी करता है वो आदमी। ऐसा नहीं है वो आपका आदमी तो अपने जी रहा है, सिर्फ जी जा रहा है, वो उसका जीवन खुद ही बनाना होगा। ये अर्थात बड़ा कठोर और कष्टप्रद होता है। संघर्षशील व्यक्ति अपने श्रम का व्यक्ति के बल पर कठोर अर्थात का कोमल बना देता है। रेगिस्तान में भी मंदाकिनी बहा देते हैं, क्या है, बहा देता है मंदाकिनी रेगिस्तान में, क्या तब लोग खून। इसमें भी एक और लाइन भी है कि जो पुरुष अपने युद्ध में खून बहा देता है, ये सोचता नहीं कि उसके पीछे जो जिन सिंदूर वालियों का जो फिक्र, उनको फिक्र ही नहीं होती है कि उनका क्या होगा, यानी कि वो किसी को सोचता नहीं है, वो मार काट किया जा रहा है, किसी को सर उड़ा दिया, किसी को गोली मार दी, यही सब पुरुष करता रहता है। यानी उसके बाद तो जो प्रेम को दया माया सब ज़्यादा बात ही नहीं होती है। और इसलिए इसमें कहा गया अगर इस बात में हो जाए तो महात्मा बन जाए, ये आत्मा से महात्मा, महान आत्मा। इसलिए आगे देखते हैं 8वां 9वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी कभी अन्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्या ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका भी हम बात करेंगे कि आखिर लिया कहाँ से गया है। देखिए, उन्हें चाहिए कि उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न भी कभी कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। ये लिया गया आपका भगत सिंह वाला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, भगत सिंह वाला चैप्टर बताएंगे जरा। वो आपका एक लेख और एक पत्र, इसमें लेख इसके लिए लिखे होते हैं, लेख लिखे होते हैं विद्यार्थियों के लिए, और पत्र सुखदेव को लिखे हुए थे। चलिए इसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक्सप्लेनेशन आया, ये एक्सप्लेनेशन आपको आता है तो कैसे लिखना है आपको, वही आपको बताते हैं। भगत सिंह के प्रस्तुत कथन के माध्यम से उनके विचारों को स्पष्ट किया गया है, उनके विचारों में विचार कैसे उनके बारे में स्पष्ट किया गया है। इसके माध्यम से उनमें मानवतावादी चिंतन का रूप दिखाई पड़ता है। आवश्यकता अनुकूल संघर्ष को वे उचित मानते हैं। वो तो संघर्ष बहुत अच्छा है, कितना संघर्ष किया भगत सिंह, जेल में गए, 2 साल तक जेल में रहे, वहाँ पर जो क्या था, और जानवरों से भी बदतर वहाँ पर खाना दिया जाता था। और अनावश्यक संघर्ष को भी व्यर्थ मानते थे। अनावश्यक संघर्ष का ऐसा नहीं कोई बिना जरूरी के संघर्ष किए जा रहे, कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए, कुछ गोल आपका होना चाहिए, तभी तो आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं, विक्ट्री इसमें जीत सकते हैं।
वे उचित ढंग से विरोध करने की बात करते थे, यानी कि उचित ढंग पता तो होना चाहिए यार विरोध किसको करना है, किस परिस्थिति में करना है, क्या और क्यों करना है। लोकहित की रक्षा के लिए व्यक्ति को तुरंत क्रांति के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब भी लोक की बात हो, जब तक देश की बात हो तो खुद ब खुद तैयार हो जाना चाहिए। हर युवा के लिए ये भगत सिंह कहते थे। यह क्रांति जो है वह न्यायपूर्ण होगी, 100% न्यायपूर्ण होगी, और ये कहते हैं। तो ये था आपका 8वां 9 प्रश्न कि उन्हें चाहिए कि वह उन विधियों का उल्लंघन करे, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये था आपका लाइन। ये भी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं और उस प्रश्न को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, गोली मार दी जाती है। ये कहाँ से लिया भाई, गोली मार दी जाती है, हमारे पास भी गन है, हम भी गोली मार देंगे जो मारेगा उसको। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो भागेगा फौजी उसको गोली मार दी जाएगी। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो वही सिपाही की माँ नाटक वाला, वही से। इसको मोहन राकेश बहुत अच्छे तरह से लिखे हुए हैं। तो प्रस्तुत कथन यानी कि प्रस्तुत पंक्ति भी बोल सकते हैं। प्रस्तुत कथन मोहन राकेश रचित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी से उद्धृत है, जिसमें रिफ्यूजी लड़की के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा की सीमा पर तैनात सैनिकों के जीवन का चित्रण किया गया है। जो रिफ्यूजी लड़की जो वहाँ पे घूमते घूमते जो लड़की आती है दो, वो बताती है कि बर्मा में बहुत युद्ध चल रहा है, हम लोग भाग कर आए, कैसे मरते मरते आए, और फौजी वहाँ भाग नहीं सकते, जो भागेगा उसको वही गोली मार दी जाएगी। वहाँ पे मैं ये ऑर्डर दिया गया है। वे मशीन की तरह सिर्फ लड़ने के लिए तैनात किए गए हैं, कि सिर्फ वो लड़ सकते हैं, दूसरा काम उसको करने के लिए इजाज़त नहीं है। भागने की कोशिश करने वाले को गोली मार दी जाती है। क्या कर दिया, गोली मार दी जाती है। इस प्रकार सैनिकों का जीवन काफ़ी दर्द भरा होता है, काफ़ी दर्द भरा, बहुत दर्द भरा जीवन है। मरना मारना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है सिर्फ। और इस पर एक भी प्रश्न आता है कि जो मानक को लड़ना क्यों जाना पड़ता है, उसको बहन मुन्नी की शादी के लिए, क्योंकि उनके पास गरीब लोगों के पास जाते हैं, कितना ज़्यादा उन्हें दहेज का जो टेंशन होता है, इसलिए तो इसलिए जाते हैं। ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। वसुधा भोगी मानो, वसुंधरा भोगी मानो, वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा क्यों, ये कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है कि वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है, सिर्फ कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका वही और सदनीय जो नदी वाला, जिसमें नदी के बारे में बात किया गया है, महात्मा गांधी के बारे में बात किया गया है, जिसको जगदीश चंद्र माथुर लिखे हुए वो एक निबंध है, और जिसमें गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, तो ये वही से लिया गया है। लिखना है कि जगदीश चंद्र माथुर लिखना है, सबसे पहले उपयुक्त पंक्ति यहाँ से लिया गया है, उसके लेखक ये है, उस बात शुरुआत करनी है। जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के प्रस्तुत गद्यांश उद्धृत है, जिसमें लेखक ने प्रदूषण की समस्या का भावपूर्वक चित्रण किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है। भोगी और योगी दोनों ही यहाँ प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। भोगी और योगी दोनों को एक पर खलीफा है। वे एक कल कारखानों के द्वारा प्रदूषण फैलाता है, तो दूसरी एक क्या करता है, कल कारखानों के द्वारा प्रदूषण फैलाते हैं, तो दूसरी तरफ गंगा या अन्य नदियों के जल का भी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा प्रदूषित किया जाता है। यानी बहुत सारे व्यक्ति प्रदूषित करते हैं, जो नदियाँ होती है उसको प्रदूषित कर दिए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ प्रभावित कर दिया जो वह जल जो है वह दूषित हो गया। एक और नदी पर बांध बनाया जा रहा है, एक और क्या है, नदी पर जो बांध जो उसका निर्माण किया जा रहा है, सेतु बनाया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है, वन को काटा जा रहा है, वन को जो जंगल है उसको समाप्त किया जा रहा है। पेड़ पौधों की जो बहुत सारे कारखाना में लकड़ियों का यूज़ होता है, तो वहाँ पर उसके आवश्यकताओं के लिए पेड़ को काटा जा रहा है। नदियाँ का जल प्रदूषित किया जा रहा है, नदियों का जल क्या किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। दूसरी ओर धर्मार्थ व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में नाम पर नदियों में गंदगी फैला रहे, कोई भी शरीर के लिए वस्तु को प्रवाहित कर दिए, कोई पूजा पाठ का क्या जितना भी सामान बेकार होते हैं उसमें डाल दिए, तो इस प्रकार से वैसा बताया गया है। अगला 11 प्रश्न देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। 11 प्रश्न में कि गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है, ये कहाँ से लिया गया है, ये याद आ गया होगा ना फटाफट। जब आपको लाइन सुनते ही याद आया, समझ लिया आपको अपने मन से कायदे से पढ़ाई की है, आप मान गए आपको। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी हटी है, ये लिया गया संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, जिसको पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण यानी कि हमारे जेपी, हमारे बाउल, हमारे लोकनायक दिए होते हैं।
प्रस्तुत विचारखंड, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं या प्रस्तुत पंक्ति अपने तरीके से लिख सकते हैं। शुरुआत तो ऐसे ही करनी है आपको। प्रस्तुत विचारखंड जननायक लोकनायक होगा, या फिर जननायक भी बोल सकते हैं। जननायक जयप्रकाश के भाषण संपूर्ण क्रांति, क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है, और जिसमें उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया है, तीखा आरोप लगाया, व्यंग किया है। भ्रष्ट नीतियों के कारण आज दिनों दिन गरीबी बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नेता जनता को ठगने के लिए गरीबी हटाओ का नारे लगाते हैं। विकास के नाम पर सैकड़ों योजनाएं बनाई जाती है, बहुत सारी योजनाएं, विकास के नाम पर इससे आपका विकास कर देंगे, ये विकास कर देंगे, और बहुत सारी योजना, कोई योजना की कमी थोड़ी है, नहीं, बहुत सारी योजना चलती रहती है, लेकिन वे सारी योजनाएं सिर्फ फाइलों में ही दबी रह जाती है। फिर जो फाइल बनते हैं इसमें धूल उड़ती ही नहीं, यानी जो फाइल बन पड़ा है अलमारी में और यहाँ पे चल रही है, सारा धन नेता के घर पहुंच जाता है। जो भी धन होता है उसी से पहुंच जाता है नेता घर। इसलिए तो जो पॉलिटिक्स में भाग लेगा, आप लोग यहाँ पे जो साइंस वाले बच्चे क्या कर रहे हो, जो फिजिक्स न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ ये पढ़ते रहे, और यहाँ हिस्ट्री और पहुँच गए पॉलिटिक्स में, राजनीति में पहुँच गए वो। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, किसकी कथन है, बताइए कौन बताएगा महारथी, किसकी कथन है ये? तो यह किसकी कथन है? तो यह लहना सिंह की कथन। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका उसने कहा था चैप्टर, वही से लिया गया है। देखो, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं। प्रस्तुत गद्यांश अमर कथाकार चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है या फिर लिया गया है, जिसमें लेखक ने हर परिस्थिति में दुश्मनों से मुकाबला करने को तैयार सैनिकों के उत्साह और का वर्णन किया है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक लड़े थे, और उसने कहा था कहानी का लहना सिंह अपने देश से 10 गुना ज़्यादा ठंड प्रदेश में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे यहाँ के जो नॉर्मल ठंड होती है उससे 10 गुना ज़्यादा जो ठंड का प्रदेश होता है वहाँ पे लड़ने के लिए गया होता है। वीरता से लड़ने को क्या है, उत्साहित रहता है वहाँ पे लड़ने के लिए। वो कहता है कि बिना फेरे, यानी कि बिना दौड़ाए घोड़ा बिगड़ जाता है, और बिना नहीं सिपाही को अब नहीं लड़वाएंगे तो सिपाही कम पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। वे इतना उत्साह, यानी कि ये होता है ना असली योद्धा का जज्बा, वह तो सैनिकों को घोड़े के समान मानता है। कौन? लहना सिंह सैनिकों को घोड़े के समान मानता है, यानी कि अगर सब नहीं दोहराएंगे ना तो ये बेकार पड़ जाएगा, ये जरूरी पड़ने पर लड़ ही नहीं सकेगा। इसलिए अगर एक धावा हो जाए ना, मजा आ जाए, गर्मी आ जाए, वो इससे इतने विचार वाले थे वे लहना सिंह। जैसे दोहराया नहीं जाने पर घोड़ा सुस्त हो जाता है, उसी प्रकार लड़े बिना सिपाही भी कमज़ोर हो जाता है। ये किनका कथन था? तो ये महान लहना सिंह, उनका कथन था। ठीक है, आगे बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न, ये भी देखिए बहुत मस्त प्रश्न है कि जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक। जितना चलने फिरने खेलने के लिए आवश्यक है, उतनी बातचीत की भी बहुत आवश्यक है। ये भी आपका लिया गया है वही बातचीत पाठ से बालकृष्ण भट्ट जी वाला। गद्यांश बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है, यानी कि वहाँ से लिया गया है, जिसमें लेखक बातचीत के महत्व को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार जीवन को सुंदर सुखमय बनाने के लिए भोजन आदि ये सब की जो आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बातचीत की भी क्या है, बहुत आवश्यकता होती है। बातचीत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं बातचीत करेंगे जीवन आपका दूभर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, देखिए क्या करा इसमें। कितने क्रूर समाज में रहे हम, हैं कितने क्रूर समाज में रहे हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का यह षड्यंत्र ही था। ये सब ये लिया गया है आपका जूठन चैप्टर से, जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसको लिखे हुए हैं, और इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए लिखने की शुरुआत कैसे करना है, वही उपयुक्त पंक्ति इस चैप्टर से लिया गया है, जिसका लेखक ये है। तो इस प्रकार से गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने शोषणपूर्ण क्रूर समाज व्यवस्था पर गहरी चोट की है, मतलब उसमें कटाक्ष की है, चोट की है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। दलित वर्ग के लोगों का बड़ी निर्ममता से शोषण किया गया, बहुत निर्ममता, उसका जूठन दिया जाता था। आज कौन जूठन खाता है यार भाई, उसको जूठन दिया जाता था कि जूठन तुम खाओ, तुम जूठन में खाओ, ऐसा करो, इसमें जाता था। उन्हें गरीब बनाए रखने का हमेशा कोई षड्यंत्र किया जाता था। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें गरीब बनकर
जीना पड़ता था। क्या दूसरा ज़िंदगी हो गया था उनका, बहुत ही बेकार ज़िंदगी, ऐसा किसी का ना हो, क्योंकि इतना सहन करने की क्षमता ही उनमें थी ना, क्योंकि दूसरा कोई सहन कर नहीं सकता था। मतलब आज देखिए वो लेखक है, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ओम प्रकाश वाले के बारे में, जो कि जूठन खाते थे, उनके बारे में। और ये देखिए अगला 15वां प्रश्न कि अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए ये निहायत ज़रूरी है, एक कलाकार के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो, उस कलाकार को में आग हो और वो खुद ठंडा, यानी कि वो जो लिखे ना वो पूरा आग का आग लिखे, लेकिन वो खुद ठंडा, वो खुद नॉर्मल हो, ये कहते हैं। कहाँ से लिया गया है ये? वही मल्यज हंसते हुए मेरा अकेलापन, वही चैप्टर से लिया गया है कि मल्यज ने अपनी डायरी में एक कलाकार की मनोदशा, मन की जो दशा होती है ना, चित्रण प्रस्तुत की है। लेखक का कहना है कि एक कलाकार के लिए, एक जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसके लिए एक ज़रूरी है कि उसके दिल में आग हो, वो जो लिखे ना एक आग का काम करे, लेकिन उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, यानी कि जो उसको पढ़े ना उसको एक नया मोटिवेशन का संचार होने लगे, परसेंटेज जो हाई हो जाए, 100% हो जाए। साथ ही एक कलाकार दिमाग से शांत प्रकृति का होता है। एक कलाकार के लिए ठंडे दिमाग का व्यक्ति होना ये अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। कलाकार का सही चित्रण लेखक ने यहाँ किया है, सही चित्रण। ठीक है, अंतिम प्रश्न चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है। और देखिए 16 प्रश्न दे रहे हैं, 16 तो कर ही सकते हैं, 16 नहीं कर सकते तो आप क्या बेकार है आपका ये स्टूडेंट लाइफ। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति, आराम के लिए निरंतर वो संघर्ष कर रहा है। ये आपका जब लाइन आ जाता है एग्जाम में, तो लिखना कैसे है चलिए बताते हैं आपको। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षा पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने सामाजिक जीवन संघर्ष के रूप में स्पष्ट किया है। आज का देश समाज ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपने सुख शांति प्रतिष्ठा के लिए लगातार दूसरे को हताहत कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, खुद जीने के लिए उसको मार दे रहा है। चाहे साम्यवादी हो या पूंजीवादी, सभी एक दूसरे का विरोध करते हैं, सभी एक दूसरे विरोध में खड़े कर ये समाज बुरा है, वो समाज बुरा है, अमेरिकी कल्चर, भारतीय कल्चर। विरोध या संघर्ष का उद्देश्य एक दूसरे के विरोध करना है। तो ये था आपका, इस प्रकार से आपको व्याख्या करना है। देखिए 16 आज का 16 व्याख्या गद्य खंड का सारा 16 व्याख्या में से आपको समझ लीजिए 4 मार्क्स आपको फिक्स करवा दिए हुए, और इसी में से आएगा, दूसरा एक भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना बता दिए, इतना काफ़ी है, आप इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा और आप लिख दीजिएगा। एक और आपका क्लास लाएंगे जिसमें कि आपका पूरा पद खंड का इसी तरह से आपका सप्रसंग व्याख्या करवा देंगे, उसके बाद इंग्लिश का प्रो सेक्शन करवाएंगे, उसके बाद पोएट्री सेक्शन कराएंगे, यानी जो चीज़ आपको ज़रूरी है वो सभी हम चीज़ देंगे। चलिए कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके जरूर बताना है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।